नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष के अंदर एक बार आपका तहे दिल से मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी बात चल रही थी भारतीय संविधान पर। तो भारतीय संविधान के अंदर हमने जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उन घटनाओं के बारे में चर्चा की थी और हमने 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो पढ़ लिया था। तो भारत शासन अधिनियम पढ़ने के बाद जिस कड़ी के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं उस कड़ी के तहत हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जो भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 अधिनियम के तहत, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बारे में चर्चा करने से पहले 2-4 फैक्ट है उसके बारे में जान लीजिए कि सर हम बात कर रहे थे, मैंने बताया था संविधान सभा के बारे में, ठीक है, क्योंकि आज़ादी मिल रही है इसका मतलब कि हमें संविधान भी लागू होना, संविधान भी हमारा बनाया जाएगा। तो संविधान बनाने के तहत संविधान सभा और संविधान के बारे में क्या, देखो सबसे पहले भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये कब अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया था? तो वो किया था दोस्तों अगस्त प्रस्ताव में। कब किया था? अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले भारतीयों के लिए एक अलग से संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। ये कब हुआ था? अगस्त प्रस्ताव में। हुआ कब था? 1940 के अंदर। कब हुआ था? 1940 में। लेकिन इसको हमने अस्वीकार कर दिया था। इसको हमने अस्वीकार कर दिया था। रीजन क्या था? रीजन यही था कि इसके अंदर जो अंग्रेजों की शर्त थी वो शर्त ये थी कि वो शर्त क्या थी? ये थी कि इसके अंदर जो संविधान सभा में इस संविधान सभा के अंदर जो बैठेंगे, जो लोग होंगे, जो सदस्य होंगे, वो मुख्यतः भारतीय होंगे। मुख्यतः भारतीय होंगे। इसका मतलब क्या है कि अब देखो, अंग्रेजों ने स्पष्ट कहा था अगस्त प्रस्ताव के तहत भाई आपको एक अलग से संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन हमने इसको अस्वीकार कर दिया। तो और इस अस्वीकार करने का रीजन क्या था? रीजन यही था कि सर इसके अंदर जो भाग लेने वाले व्यक्ति है वो कौन होंगे? मुख्यतः भारतीय होंगे। मुख्यतः भारतीयों का अर्थ क्या है? इनका चुनाव कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। कौन करेंगे? अंग्रेज। क्या इसमें भारतीय कितने होंगे और किस किस पद पर होंगे इसका हमें उल्लेख नहीं दिया गया था। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? दास्तां की कहानी तो वैसे ही चालू है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए था? हमारा एक अलग से संविधान और हमारी एक अलग से संविधान सभा भी चाहिए थी। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद एक बात आती है कि सर आखिर हमारे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? आखिर हमारी संविधान सभा का गठन फिर हुआ कैसे? क्योंकि अगस्त प्रस्ताव ने हमने खारिज कर दिया था, क्रिस प्रस्ताव को भी हमने खारिज कर दिया था, लेकिन फिर भी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? तो दोस्तों 1945 की बात है। 1945 के अंदर इंग्लैंड के अंदर आम चुनाव हुए थे और आम चुनाव, देखो बात कब की है? 1945 की। 1945 के अंदर आम चुनाव हुए थे इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। दो बातें याद रखना। एक नंबर तो बात आती है आम चुनाव हुए थे, कहां पर हुए थे? आम चुनाव हुए थे इंग्लैंड में, ठीक है। चर्चिल और एटली के बीच हुए थे। चर्चिल और एटली के बीच। इसमें चर्चिल की होगी थी हार और एटली की होगी थी जीत, क्योंकि ये भारतीयों को चाहते थे और एटली भारतीयों को नहीं चाहते थे। भारत को वही बात है, एटली इंग्लैंड के जो बाकी व्यक्ति थे वैसे ही थे, लेकिन जो एटली है वो भारतीयों की तरफ है आकर्षित व्यक्ति थे। उसके बाद संयुक्त राष्ट्रीय संघ यूएनओ। देखो इस आम चुनाव के अंदर चर्चिल की हार हो गई थी और एटली की क्या हो गई थी? जीत। एटली की जीत होने के बाद संयुक्त राष्ट्रीय संघ ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि भाई अब जो भी देश जिसके अधीन है उन सबको क्या कर दिया जाए? आजाद कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? आजाद। यानी जो दास्तां की कहानी है उसको क्या कर दिया जाए? खत्म। तो ये बात थोड़ा आप स्ट्रक्चर को इसको ध्यान रखना कि इंग्लैंड के अंदर आम चुनाव हुए थे 1945 में और अब सरकार किसकी आ गई थी? चर्चिल की सरकार हार गई थी और अब सरकार किसकी आ गई थी? एटली की। अब एटली की सरकार आने के बाद यूएनओ के 1945 के नियम के बाद क्या हुआ था? एटली ने एक भारत के अंदर मिशन भेजा था और उस मिशन को कहा जाता है कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। हम कैबिनेट मिशन की अगस्त प्रस्ताव की चर्चा करेंगे जब हम भारत के संविधान की तरफ बढ़ेंगे,
तब हम चर्चा करेंगे। मैं एक बार स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ताकि आपको 1947 का अधिनियम समझ में आ जाए। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन देखो इसके अंदर दो बातें। कैबिनेट मिशन बना कब था? तो बना 1945 में था। कब बना था? 1945 में। लेकिन कैबिनेट मिशन की नींव पहले कहाँ था? वो बना था इंग्लैंड के अंदर। ये भारत कब आया था? तो याद रखना, भारत आया था मार्च 1946 को। कब आया था? मार्च 1946 को। और हम कहाँ पर बढ़ रहे? 1947 के अंदर, क्योंकि उसके इस मिशन के बाद। अब देखो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखना, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत में संविधान सभा का गठन करना। भारत में संविधान सभा का गठन करना। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत मस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था? तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको यह दिया हो सकता है संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण। सेकंड के अंदर आपको दिया जा सकता है भारत में संविधान का गठन करने के लिए, भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए, संविधान सभा का गठन करने के लिए। बताइए आप इनमें से कौन सा होगा? सबके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि सर संविधान सभा, संविधान का निर्माण करना। कतई नहीं है संविधान का निर्माण करना। रीजन क्या है? ये किसके है? ये इंग्लैंड सरकार के, एटली की सरकार की है। ये बात है किसकी है? एटली की। लेकिन हम क्या चाहते थे? भारत का संविधान हो एक अलग से। किसका संविधान हो? भारत का। और इस संविधान सभा के अंदर भी कौन हो? भारतीय हो। तो इसीलिए एटली की सरकार ने भारत के अंदर संविधान सभा का निर्माण करने के लिए एक मिशन भेजा था, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। यह मिशन क्या करेगा? भारत आकर के संविधान सभा का गठन कर देगा और इस संविधान सभा में कौन से सदस्य होंगे, ठीक है, और निर्वाचित होंगे या फिर मनोनीत होंगे, क्या होंगे, इसका सारा निर्णय करके संविधान सभा का गठन करेंगे। और जो भारत के लोग हैं जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य बनेंगे, वही आगे जाकर के क्या करेंगे? भारत का संविधान निर्माण करेंगे। इसीलिए याद रखना, संविधान का निर्माण किसने किया था? तो याद रखना, संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा ने किया था। भारत के संविधान सभा के सदस्यों ने किया था, ना कि कैबिनेट मिशन ने। तो ये आपका कैबिनेट मिशन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, और कैबिनेट मिशन के बारे में क्या बात है? और कैबिनेट मिशन के बारे में और कौन सी बात है? कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? ठीक है, पूछा जा सकता है कि सर कैबिनेट मिशन है क्या? आखिर कैबिनेट मिशन है क्या? तो याद रखना, कैबिनेट मिशन क्या है? तो याद रखना, कैबिनेट मिशन एटली की सरकार के द्वारा, यानी एटली की सरकार के अंदर, ये कैबिनेट के अंदर 3 व्यक्ति ऐसे थे जो कहां पर आए थे? भारत आए थे। कहां पर आए थे? भारत। और आने का रीजन क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? संविधान सभा का निर्माण करना। वो 3 सदस्य कौन थे? याद रखना, नंबर 1 थे सर पैथिक लॉरेंस। और याद रखना, ये कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। नंबर 2 कौन है? एवी अलेक्जेंडर। कौन है? एवी अलेक्जेंडर। और नंबर 3 कौन है? सर स्टेफन क्रिप्स। कौन है? नंबर 1 सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफन क्रिप्स। ये 3 थे। और सर पैथिक लॉरेंस क्या है? सर पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के क्या है? अध्यक्ष है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन क्या है? तो याद रखना, कैबिनेट मिशन, याद रखना, एटली की सरकार के द्वारा या एटली के कैबिनेट से 3 ऐसे सदस्य थे जो भारत आए थे 1946 में। ये बन कब गया था? 1945 में बन गया था। लेकिन भारत कब पहुंचा था? मार्च 1946 के अंदर। मार्च 1946 के अंदर भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने के लिए एटली के सानिध्य में 3 ऐसे व्यक्ति आए थे भारत के अंदर, जो भारत के संविधान सभा का निर्माण कर रहे थे। और इसी को क्या जाता है? कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों, ये इसके थोड़ी सी ऐतिहासिक बात है 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में। अब बात करते हैं कि सर हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है क्या?
आखिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है? देखो अधिनियम, इस अधिनियम की विशेषता, पहली विशेषता क्या है? इस अधिनियम की पहली विशेषता है कि इस अधिनियम के तहत भारत का विभाजन हुआ था। भारत का विभाजन हुआ था इस अधिनियम के तहत भारत का विभाजन। और भारत कितने भागों में फट गया था? तो याद रखना, भारत फटा था 2 भागों में। एक तो देखो कितने भागों में विभाजित हुआ था? 2 भागों में। एक पाकिस्तान, इधर लिख दो आप भारत, और दूसरा कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, दूसरा है पाकिस्तान। दूसरा कौन सा है? पाकिस्तान। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। हम इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। और पाकिस्तान वाले कब मनाते हैं? 14 अगस्त 1947 को। कब मनाते हैं? 14 अगस्त 1947 को। दोस्तों एक चीज और याद रखना, इस 15 अगस्त के दिन हम तो मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, लेकिन एक ऐसा देश है जो इसको शोक दिवस के रूप में भी मनाता है। शोक दिवस के रूप में भी मनाता है। कौन सा देश है? तो इस दिन शोक दिवस मनाया जाता है, वो किस देश में मनाया जाता है? बांग्लादेश में। किस देश में मनाया जाता है? बांग्लादेश में। सर बांग्लादेश में शोक दिवस क्यों मनाया जाता है? रीजन क्या है? तो बांग्लादेश के अंदर शोक दिवस मनाने का इसके अंदर सबसे बड़ा रीजन क्या है? रीजन यही है कि दोस्तों यहाँ के बांग्लादेश के जनक माना जाता है। बांग्लादेश के जनक, बांग्लादेश के जनक कौन है? तो उसका नाम है मुजीर बहुमान। क्या नाम है? मुजीर बहुमान। इस मुजीर बहुमान का 15 अगस्त के दिन एक सैनिक विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? सैनिक विद्रोह। और इस सैनिक विद्रोह के अंदर इनके पूरे के पूरे परिवार की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। इसी की वजह से बांग्लादेश के अंदर 15 अगस्त 1947 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 अगस्त 1947 को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो याद रखना, हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। पाकिस्तान कब मनाता है? 14 अगस्त 1947। ये तो आपको नॉर्मली बातें हैं। लेकिन इस अधिनियम की पहली विशेषता क्या थी? भारत का विभाजन। और भारत कितने भागों में फट गया था? तो भारत 2 बड़ी रियासतों में फट गया था। नंबर 1 भारत है और नंबर 2 पाकिस्तान। 2 बड़े देशों में विभाजित हो गया था। अब इस 1947 अधिनियम के तहत ही भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए कुछ समान बातों का उल्लेख किया गया है। वो बातें किस अधिनियम के अंदर आएगी? 1947 में। तो बने रहिए मेरे साथ जानने के लिए। देखो उसके बाद एक चीज और आती है कि सर नंबर 2 व्यवस्था कौन सी है? 1 नंबर आपको समझ में आ गई होगी, भारत का विभाजन। नंबर 2 कौन सी है? दोस्तों नंबर 2, क्या पूरे भारत का विभाजन हो गया था? उस समय भारत कितने भागों में विभाजित था? तो मैंने बताया था उस समय भारत 2 भागों में विभाजित था। नंबर 1 देसी रियासतें, नंबर 2 अंग्रेजी भारत। जो हम जिस चीज की बात कर रहे हो, विभाजन की बात कर रहे हो, वो अंग्रेजी भारत था। कौन सा था? अंग्रेजी भारत। सर फिर देसी रियासतों का क्या होगा? क्योंकि देसी रियासतें भी कहाँ आने लगी थी? देसी रियासतें भी किस में आने लगी थी? भारत के अंदर आने लगी थी। तो सर देसी रियासतों का क्या हुआ? यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है देसी रियासतें। अब याद रखना, इसकी जो 2 नंबर विशेषता है, उस विशेषता के तहत स्पष्ट कहा था कि देसी रियासतें चाहे तो भारत में या पाकिस्तान में, भारत में, पाक में या अपनी एक देखो 2 नंबर विशेषता क्या है? नंबर 2 विशेषता के अंदर आप याद रखना कि जो देसी रियासतों का फंडा बचा था, उसके तहत इस अधिनियम के 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से कहा था
कि जो देसी रियासतें, यदि वो चाहे, वो स्वतंत्र है, देसी रियासतें स्वतंत्र है, चाहे तो वो भारत के अंदर मिल सकती है, चाहे तो वो पाकिस्तान के अंदर मिल सकती है, और चाहे तो वो एक अलग अपनी स्वतंत्र रियासत के रूप में बन सकती है, अर्थात अपना एक अलग देश बना सकती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, क्या आपको पता है, यदि मान लो हैदराबाद की बात करूं, मैं जूनागढ़ की बात करूं, मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं, यदि मैं हैदराबाद की बात करूं, यदि वो आज एक अलग रियासत होती तो भारत का नक्शा क्या होता। यदि मैं गुजरात की बात करूं, यदि मैं जूनागढ़ की बात करूं, तो वो यदि वो एक अलग रियासत होती, स्वतंत्र रियासत होती, तो क्या आज भारत का डायग्राम, जो आप भारत का नक्शा देख रहे हो, वो होता? ठीक है ना। क्या भारत के अंदर सुख और चैन रहेगा? तो इसीलिए दोस्तों, इसके अंदर यदि रियासतों के विलय के बारे में यदि सबसे ज़्यादा किसी व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतनी मेहनत की थी, और उस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मेहनत के कारण ही आज जो आप भारत का नक्शा पढ़ रहे हो वो है। वो क्या है देखो, उसके बाद है देसी रियासतों का विभाग था, देसी रियासतों का विभाग, देसी रियासत विभाग। अब हुआ क्या, एक तरफ तो इस अधिनियम के तहत देसी रियासतों को स्वतंत्रता यानी छूट दे दी गई थी, लेकिन इस देसी रियासत विभाग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार पटेल जी, सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल जी देसी रियासतों के क्या थे? देसी रियासतों के मंत्री थे। क्या थे? मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो कार्य सौंपा गया था वो सौंपा गया था देसी रियासतों का भारत में विलय, देसी रियासतों का भारत में विलय, देसी रियासतों का भारत में विलय। सर, अभी तो आपने कहा था कि देसी रियासतें वो क्या थी? स्वतंत्र थी, लेकिन भारत ये चाहता था कि जो भारत की जो देसी रियासतें, बड़ी बड़ी ऐसी रियासतें बहुत सी, जिन्होंने लगभग कहा जाता है कि 365 के आसपास रियासतें थी, लेकिन लेकिन क्या यदि वो रियासतें अपना एक अलग स्वतंत्र रियासत घोषित हो जाए या फिर अपना एक अलग देश बना लेती तो क्या भारत का नक्शा होता? यही कार्य किसको सौंपा गया था? यही कार्य किसको सौंपा गया था? ये कार्य सौंपा गया था देसी रियासत विभाग के अधिकारी थे, मंत्री थे सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही देसी रियासतों को भारत में मिलाने का क्या सौंपा गया था? कार्य सौंपा गया था। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो इसके सचिव कौन थे? तो याद रखना, इसके एक सचिव भी थे, और सचिव का नाम आता है वीपी मनन। वीपी मनन क्या थे? इसके सचिव थे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो दोस्तों, हम बात कर रहे थे देसी रियासतों के विलय के बारे में, लेकिन भारत के संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ेंगे देसी रियासतों के विलय के बारे में, वो आपको मूलजी सर पढ़ा देंगे राजस्थान की हिस्ट्री में। लेकिन हम बात करें भारत की, तो भारत के अंदर ऐसी 3 रियासतें थी जिनको भारत में विलय करने के अंदर कठिनाइयां पैदा हो रही थी। कौन सी है? एक तो जम्मू कश्मीर, नंबर 2 जूनागढ़, नंबर 3 हैदराबाद। इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में था देसी रियासतों का विलय, भारत के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में अलग है। देखो, हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर को कब मिलाया गया था? 26 अक्टूबर 1947 को। अब वहां के राजा कौन थे? हरि सिंह। अब हुआ क्या था, जम्मू कश्मीर ने एक अपना अलग स्वतंत्र मतलब रियासत के रूप में घोषणा कर दी थी कि भाई हम तो किसी के अंदर नहीं मिलेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर पर किसकी थी नजरें? पाकिस्तान की। किसकी थी? पाकिस्तान की। और पाकिस्तान इन पर क्या कर रहा था? बार बार अटैक कर रहा था। अब जैसे ही पाकिस्तान इनके ऊपर बार बार अटैक कर रहा था तो इन्होंने गुहार लगाई भारत के अंदर। कहाँ पर लगाई? भारत के अंदर। तो भारत के राष्ट्रपति ने इनकी रक्षा करने का दायित्व लिया, लेकिन रक्षा करने के दायित्व के तहत इन्होंने क्या कहा कि भाई आप अपना जो समर्थन है वो हमें दे दो, यानी भारत के अंदर क्या हो जाओ? विलय हो जाओ। और विलय पत्र के द्वारा ही इनको 26 अक्टूबर 1947 को किसके अंदर मिला लिया गया था? भारत के अंदर। उस समय वहाँ के महाराजा कौन थे? तो वहाँ के जो शासक थे उनका नाम है हरि सिंह। क्या नाम है? हरि सिंह। अब दोस्तों एक बात आती है कि सर विलय पत्र ऑप्शन में ना आए तो क्या कौन सा नाम आएगा? तो विलय पत्र यदि ऑप्शन में नाम नहीं आए तो वहां पर आएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन, विलय पत्र को अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन। समझ में आ गई? के देखो,
विलिय पत्र ने अंग्रेजी में कहीं कहे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन। अंग्रेजी यहाँ पर थोड़ी कमजोर है, लेकिन एक दो चीजें आप रटने ही पड़ती है कि विलिय पत्र को क्या कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन। यदि विलिय पत्र नाम नहीं आएगा तो अंग्रेजी शब्द आएगा, हिंदी नहीं है तो अंग्रेजी तो जरूर है आसी। और इसी 26 अक्टूबर के दिन हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, विलिय दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में मनाते हैं, विलिय दिवस के रूप में। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। और जो हमारी अगली रियासत है वो रियासत है जूनागढ़। जूनागढ़ दोस्तों, जूनागढ़ ये वो नहीं है बीकानेर वाला, अलग है। देखो जूनागढ़ के बारे में बात करते हैं तो जूनागढ़ पहले कहां पर पड़ता था, बॉम्बे का हिस्सा था। लेकिन वर्तमान के अंदर कहां पर पड़ता है, तो याद रखना वर्तमान के अंदर पड़ता है गुजरात वर्तमान के अंदर, ठीक है। और ये 1947 की बात है, 1947 में पड़ता है जूनागढ़ वगैरह 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 जो कुछ भी। देखो इस पर जो शासक कर रहे थे वो थे महावत खां, ठीक है। इसको किसके आधार पर मिलाया गया था, जनमत संग्रह। किस आधार पर मिलाया गया था, जनमत संग्रह। लगभग कितने % जनसंख्या ने इसके अंदर विलय कर दिया था, 97। पहले तो आप इसको समझ लो, उसके बाद इसकी मैं थोड़ी बहुत राम कहानी बता देता हूँ। राम कहानी क्या थी, राम कहानी यही थी कि भाई साहब जैसे ही देशी रियासतों को एक अलग भारत के अंदर मिलो या पाकिस्तान के अंदर मिलो, या आप अपने चाहो तो स्वयं देश बना सकते हो, स्वयं रियासत, स्वतंत्र रियासत घोषित कर सकते हो। ऐसी बात की जैसे ही चर्चा हुई, महावत खान के मन में बुदबुदे उठे। महावत खान ने कहा कि भाई अब तो हम सेंटर में पड़ते हैं इंडिया के लगभग, और बीच के अंदर एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर जाना चाहते थे। कहां पर जाना चाहते थे, पाकिस्तान के अंदर जाना चाहते थे, और प्लस के अंदर एक अपना राष्ट्र, अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे। इन्होंने पाकिस्तान को समर्थन दिया। अब हुआ क्या सा, हम बात करें सरदार पटेल की। सरदार पटेल जी को इसीलिए याद नहीं किया जाता है दोस्तों कि उन्होंने, सरदार पटेल जी ने एक ऐसा आइडिया लगाया और उन्होंने कहा कि भाई चलो जनमत संग्रह से देख लेते कि वहां की जनता क्या चाहती है। सरदार पटेल जी ने जनता से बात की तो जनता ने लगभग 97% जनता ने हस्ताक्षर कर दिए थे। कहां पर, मतलब अपना समर्थन दे दिया। कहां पर विलय होने पर, भारत के अंदर विलय होने पर। तो याद रखना भारत के अंदर विलय होने वाली, जनमत संग्रह से विलय होने वाली पहली रियासत कौन सी है, तो जनमत संग्रह से भारत के अंदर सर्वप्रथम विलय होने वाली और एकमात्र विलय होने वाली कौन सी है भाई, जूनागढ़। कौन सी है, जूनागढ़। और जूनागढ़ के अंदर उसमें शासक कौन थे, महावत खां। अब हम एक और बाकी बच्ची है, वो है हमारा हैदराबाद। कौन सा देश है, हैदराबाद। पहले अपना देश के रूप में था, लेकिन ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की योगदान रहा और वो भारत के अंदर मिल गया। देखो बात करते हैं हैदराबाद की। 3 नंबर रियासत है हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर शासक कौन थे भाई, तो हैदराबाद के अंदर शासक थे उस्मान अली। कौन थे, उस्मान अली, ठीक है। और इसको किसके तहत मिला गया था, ऑपरेशन पोलो, OPRATITION, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, POLO। इतना नाम लिखा है तो इतना ही लिख देते हैं अंग्रेजी में, ऑपरेशन पोलो, OPRATITION, POLO, ऑपरेशन पोलो। उस्ताद अली, देखो उस्ताद अली की बात करते हैं। उस्ताद अली के मन में भी बुदबुदे फूटे कि भाई चलो देसी रियासतों को छूट है तो हम क्या बना लेते, एक अलग राष्ट्र बना लेते। कौन सा बना लेते, एक अलग राष्ट्र, ठीक है। और इनका भी जो झुकाव था वो कहां पर था, पाकिस्तान की ओर। कहां पर था, पाकिस्तान की ओर। और ये कौन सा बनाने चाहते, एक धार्मिक राष्ट्र, मुस्लिम धार्मिक राष्ट्र की स्थापना करने चाहते थे भारत के अंदर। अब हुआ क्या, इस बात का पता चला सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। किसको पता चला, पटेल जी ने कहा कि अरे यदि ये हैदराबाद हमारे नहीं आया तो भारत के अंदर एक अलग राष्ट्र हो जाएगा। फिर वही रोजाना सास और बहू वाली घटनाएं घटेंगी, कभी हैदराबाद तो कभी भारत, कभी पाकिस्तान, मतलब वो सीरियल चल जाएगा, ये नाटक रोजाना चलेगा। तो क्यों ना इसको भी मिला लिया जाए।
तो पटेल जी ने देखा इसकी कमजोरी क्या है, तो इस साहब को एक खेल खेलने का बहुत ही बड़ा शौक था। वो कौन था? पोलो। कौन था? पोलो। अब सरदार जी ने क्या किया, अपने साथ लिए पुलिस वाले, बहुत से पुलिस वाले लिए। उन्होंने कहा कि चलो आज हम पोलो खेल के आते हैं। क्या खेल के आते? पोलो। और क्या किया, इस भाई साहब पर अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद हैदराबाद को भी कहां पर मिला लिया था? भारत के अंदर। तो ये 3 रियासतें थी। नंबर 2, विल्य पत्र के आधार पर किसको मिलाया गया था? जम्मू एंड कश्मीर को। उसमें जम्मू एंड कश्मीर के शासक कौन थे? हरि सिंह थे। कब मिलाया गया था? 26 अक्टूबर 1947 को। और 26 अक्टूबर 1947 को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विलय दिवस के रूप में। उसके बाद हमने बात की थी हैदराबाद की, ठीक है। हैदराबाद को किसके आधार पर मिलाया गया था? तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। उसके बाद हमने बात की थी जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ को किसके? जनमत संग्रह द्वारा। एकमात्र भारत की ऐसी देसी रियासत जिसको किसके तहत मिलाया गया था? जनमत संग्रह के आधार। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, अब बात करते हैं इसकी तीसरी विशेषता की। सर नंबर 3 विशेषता कौन सी है? आखिर 3 नंबर विशेषता क्या है? 3 नंबर विशेषता क्या दोस्तों? अब क्या हुआ, 1947 अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि जब तक दोनों देशों का नया संविधान, जब तक दोनों देशों का नया संविधान नहीं बनेगा, जब तक दोनों संविधान नहीं लागू होगा, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा शासन चलाया जाएगा। क्या है कि जब तक कि दोनों देशों का नया संविधान नहीं लागू होगा, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा शासन चलाया जाएगा। देखो दोस्तों, इसके बाद अब 1935 क्या है? क्या 1935 1947 में खत्म हो गया था? 15 अगस्त 1947 में। देखो क्या है, क्या जब भारत का संविधान बनना शुरू हो गया था तब 1935 खत्म हो गया था? इसके बारे में देख लीजिए। देखो, हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 नंबर बात आती है। और हमारा संविधान कब लागू हुआ था? वो हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। हाँ, यहाँ से संविधान बनना प्रारंभ हो गया था। तो इसके बीच के अंदर इस टाइम पीरियड के बीच में कौन सा अधिनियम के तहत किस अधिनियम के तहत भारत की सरकार कार्य कर रही थी? तो वो शासन कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। यानी इस 1935 के तहत ही तब तक क्या चल रहा था? भारत का शासन चल रहा था। अब आपने एक बात सुनी होगी कि सर आर्टिकल नंबर 395 में क्या कहता है? तो आर्टिकल नंबर 395 में क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 395 ये कह रहा है कि आज भारत शासन अधिनियम 1935 को खत्म कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 1935 को खत्म कर दिया जाता है। अर्थात जब हमारा देश लागू हुआ था उससे लेकर के जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, वहां तक कौन कार्य कर रहा था? 1935 ही कार्य कर रहा था। इसका मतलब 1935 खत्म नहीं हुआ था। 1935 भारत आजाद होने के बाद भी लागू रहा था। और कब तक रहा था? 26 जनवरी 1950 तक। इसको खत्म किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 395 अनुच्छेद नंबर 395 के तहत इस अधिनियम को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो, ले लिया होगा। क्या कहता है? मैंने समझा दिया था कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 है, यानी 1947 का अधिनियम बनने के बाद भी और देश आजाद होने के बाद भी 1935 जाहिर था
और जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस दिन से ही 1935 को अनुच्छेद नंबर 395 के तहत क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। अगली क्या है, अगला क्या है कि सर संसद क्या थी, आखिर भारत का जो संसद का कार्य वो कौन कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। देखो अब क्या हुआ था, लिखा हुआ था कि दोनों देशों में भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए, कि दोनों देशों में जब तक नया संविधान लागू नहीं होगा और इस नए संविधान के तहत जब तक नई संसद नहीं बनेगी, तब तक कौन कार्य करेगा, तब तक संविधान सभा ही किसके रूप में कार्य करेगी, संसद के रूप में कार्य करेगी। कब करेगी, तब तक संविधान सभा ही किसके रूप में कार्य करेगी, संसद के रूप में कार्य करेगी। और संसद की पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखना। देखो संविधान लागू कब हुआ था, नया संविधान कब बन गया था, 26 जनवरी 1950 को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नई संसद है वो लागू हो जानी चाहिए। लेकिन जो संसद की बैठक है, नई संसद की बैठक है, वो कब हुई थी, वो हुई थी 13 मई 1952 को। कब हुई थी, 13 मई 1952 को। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 से लेकर के 13 मई 1952 तक संसद के रूप में कौन कार्य कर रही थी, तो याद रखना संसद के रूप में संविधान सभा ही कार्य कर रही थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसकी पांचवी और अंतिम विशेषता क्या है, तो याद रखना ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के लिए बनाया गया अंतिम अधिनियम है। कौन सा अधिनियम है, अंतिम अधिनियम। यानी ब्रिटिश संसद के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के लिए बनाया गया ये कौन सा है, अंतिम अधिनियम है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि सबसे बड़ा अधिनियम कौन सा था, यदि अंतिम अधिनियम की बात की जाए तो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम है। और यदि सबसे बड़ी बात की जाए तो 1935 का अधिनियम है। 1935 का कौन सा है, भारत शासन अधिनियम 1935 का, ये सबसे बड़ा अधिनियम है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी बात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। ठीक है, जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा के बारे में मैं कुछ बातें आपको इस क्लास में बता देता हूं, और बाकी जो संविधान सभा की बातें रहेगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। तो देखो संविधान सभा की बात कर रहा हूं मैं, आखिर संविधान सभा का क्या बात था, कौन सी बातें हैं हमें पढ़ा था इसके अंदर भी, लेकिन मेन बातें बता देता हूं संविधान सभा। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा की मोस्ट इंपोर्टेंट बातें क्या है, नंबर 1, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन। ठीक है, इसको भेजा किसने था, तो याद रखना इसको भेजा था एटली ने। किसने भेजा था, एटली ने, यानी एटली ने भेजा था। इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, सर पैट्रिक लॉरेंस इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अर्थात भारत की संविधान सभा का गठन करने के लिए कौन आया था, कैबिनेट मिशन आया था। भेजा किसने था, एटली ने भेजा था। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर पैट्रिक लॉरेंस। ये भारत कब आया था, तो याद रखना 1946 में, मार्च 1946 में ये कहां पर आया था, भारत के अंदर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो बातें और है, देखो सदस्यों की, कि सर सदस्य कैसे चुने गए थे, कितने चुने गए थे, इसके बारे में हम आज चर्चा कर लेते हैं। बाकी इसकी जो इतिहास है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। देखो संविधान सभा, तो ये जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसने आंकड़ा चुना था 389 का। कितने का चुना था, 389 का। सर भारत के अंदर संविधान सभा के सदस्यों के लिए 389 का आंकड़ा चुना था। आखिर ये 389 का आंकड़ा ही क्यों चुना था, गौर कीजिए सर।
गौर कीजिए, आपने पढ़ा होगा। देखो ये आंकड़ा चुना गया था जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। यानी उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 40 करोड़। अभी कितनी है रे? पहले तो 40 करोड़ थी, अभी कितनी है? दिन और रात प्रगति पर लगे हुए। और इस लॉकडाउन का रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द ही सामने मिलेगा। 40 करोड़ कितनी थी? 40 करोड़। और कितने चुने गए? लगभग 389। और लगभग ही कितनी थी? 40 करोड़ थी। लगभग ही 40 करोड़ थी। अर्थात प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर कितने? 10 लाख व्यक्तियों पर कितने प्रतिनिधि काम करेंगे? एक प्रतिनिधि चुना गया था। कितने प्रतिनिधि चुने गए थे? एक। अब आप बताइए मुझे 389 का आंकड़ा कहां से चुना गया था और कितने व्यक्ति चुने गए थे? देखो 389 का आंकड़ा कैसे चुना गया था, कहां से चुने गए थे, कितने व्यक्ति लिए गए थे? उस समय भारत कितने भागों में विभाजित था? मुख्यतः कितने भागों में विभाजित था? तो उस समय भारत मुख्यतः 3 भागों में विभाजित था। और मुख्यतः 2 भागों में विभाजित था। कौन से? देखो नंबर 1 अंग्रेजी भारत, अंग्रेजी भारत। नंबर 2 देसी रियासतें। नंबर 2 कौन सी है? देसी रियासतें। अब बात करते हैं सर अंग्रेजी भारत। अंग्रेजी भारत से लिया गया था आंकड़ा 296 है। और एक आंकड़ा आता है 292 प्लस 4 कितना आएगा? 296। और देसी रियासतों से कितना है? 93। ठीक है। अब देखो सर 292 तो मुख्यतः अंग्रेजी भारत से लिए गए थे, लेकिन अंग्रेजी भारत के 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। चीफ कमिश्नरी प्रांत। सर ये चीफ कमिश्नरी प्रांत क्या है? जैसे अभी केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें 4 थे। ठीक है, यहाँ से 4 का आंकड़ा लिया गया था। ये टोटल मिलाकर के कितना का आंकड़ा हुआ था? 389 का। और बाकी हम चर्चा करेंगे कल। तो जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा एक आग्रह निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का घंटा दबा ले। अब मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।